तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले से करीब 12 किलोमीटर दूर बड़ी गांव में आज की ये रात बिल्कुल गुप्त अंधेरी रात है। अमावस गुजरे अभी 4 ही दिन तो हुए हैं। इस घनी काली रात के अंधेरे में गन्नों से लदा एक ट्रक आता है और गांव के एक छोटे से स्कूल के बाहर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है। इसके पीछे पीछे एक बड़ी लॉरी भी आती है और सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुक जाती है। इन दोनों ट्रक्स के पीछे एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन भी आ रही है जो सीधा निकल जाती है, लेकिन स्कूल से 3 किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती है। कुछ देर बाद काले और हरे रंग के कपड़े पहने कुछ हथियारबंद आदमी इस स्कूल के बाहर प्रकट होते हैं और अपनी AK-47 राइफल की नलियां सड़क के ऊपर साधते हुए स्कूल की छत पर पोजीशंस ले लेते हैं। इस घनघोर काली रात में काले कपड़े पहने ये आदमी कोई सिविलियंस या अपराधी नहीं है, बल्कि तमिलनाडु STF के क्रैक कमांडोज हैं। गन्नों से लदा ट्रक STF की अंडरकवर गाड़ी है जिसका कोड नेम है स्वीट बॉग। उसके सामने खड़ा एक बड़े वाला ट्रक भी STF का ही है और इसके अंदर STF कमांडोज रेत की बोरी के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं। इस ट्रक को नाम दिया गया है मोबाइल बंकर। स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खड़ी वो सिविलियन वैन भी STF की ही है, जिसके अंदर STF का एक DSP अपनी टीम के साथ स्टैंड बाई मोड पर बैठा हुआ है। अभी एक दिन पहले ही STF के चीफ कमिश्नर K विजय कुमार और उनके साथी NK सेंथमराई कन्नन ने इस लोकेशन का मुआयना किया था और आज फिर विजय कुमार ट्रैप जोन का मुआयना कर रहे हैं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना भी। आज की रात अगर विजय कुमार की जगह कोई निरा नास्तिक भी होता तो वो भी दोनों हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहा होता। अक्टूबर की यह घनघोर काली रात थी ही कुछ ऐसी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुसे मुनेस्वामी वीरप्पन गुंडर, जिसे पूरा देश वीरप्पन के नाम से जानता था। किसी के लिए हीरो था तो किसी के लिए विलन, किसी के लिए डकैत तो किसी के लिए तस्कर तो किसी के लिए रॉबिन हुड। वीरप्पन में मतभेद और अलग अलग राय रखने वाले लोगों में भी इस बात पर सहमति जरूर थी कि वो पिछले 2 दशक से ज्यादा आतंक का पर्याय बना रहा था। वीरप्पन, जिसके ऊपर 184 हत्याओं का आरोप था, 184 हत्याएं जिनमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। वीरप्पन, जिसने अपने पूरे जीवन काल में हत्या के अलावा 500 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया, 16 करोड़ के गजदांत और 65,000 किलो चंदन की लकड़ी बेच डाली। चंदन जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जाती है। वीरप्पन, जिसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च दिया, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि पुलिस उसको उसी दिन हथकड़ी पहना सकती है जिस दिन वो खुद सामने से आके सरेंडर कर दे। वीरप्पन, जो अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों बार पुलिस की मुट्ठी के बीच से ठीक ऐसे निकला जैसे बंद मुट्ठी में से रेत निकल जाती है। वीरप्पन, जिसने 3 राज्यों की पुलिस को दिन में तारे दिखा दिए, नाको चने चबवा दिए, आखिर वो कैसे पकड़ा गया? आखिर उसके जीवन की उस आखिरी रात क्या क्या हुआ था? चाय की दुकान पर बैठा एक आम सा आदमी चाय की चुस्की लेते लेते अपने आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखे जा रहा था। हाथों में अखबार लिए इस शख्स का ध्यान अखबार को छोड़ अपने आसपास की हर चीज पर है। तभी इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, भाई साहब, यह बेंच खाली है क्या? पीछे देख रहा यह आदमी जैसे ही आगे की तरफ मुंह घुमाता है तो इसके सामने लाल कमीज पहने एक आदमी खड़ा होता है। हाँ, खाली है, बैठ जाओ। अखबार वाला ये आदमी उत्तर देता है तो लाल कमीज पहने वो आदमी सामने बेंच पर बैठते हुए अपने लिए एक चाय ऑर्डर कर देता है।
कुछ मिनट बाद चाय आ जाती है और यह आदमी चाय पीते हुए अपने सामने बैठे उस अखबार वाले आदमी से पूछता है कि भाई साहब शायद आप यहाँ पर नए हो। अखबार वाला आदमी उत्तर देता है कि हाँ कुछ काम से आया था, बस यहाँ से गुजर ही रहा था। कुछ मिनट और इधर उधर की बातें करने के बाद लाल कमीज वाला आदमी अखबार पढ़ रहे आदमी से कहता है कि भाई साहब जरा चीनी पकड़ाएंगे। पास पड़ी चीनी की कटोरी को उठाकर जैसे ही ये आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लाल कमीज वाला आदमी उससे कहता है टाइम आ गया है, अन्ना बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। ये दोनों आदमी जिसके बाहर निकलने की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात डकैत वीरप्पन है। अखबार पढ़ रहे इस आदमी का कोड नेम है मिस्टर बॉन्ड, लाल कमीज वाले का मिस्टर ब्लैक, और ये दोनों ही वीरप्पन के लिए काम करते हैं। जहां मिस्टर बॉन्ड एक व्यापारी है वहीं मिस्टर ब्लैक हर्षण जंगल में वीरप्पन के साथ रहकर। अन्ना आखिर है कहाँ, गुस्से में बिलबिलाते हुए मिस्टर बॉन्ड ब्लैक के ऊपर सवालों की बौछार कर डालता है। और मैंने जो आदमी भेजा था उसे अभी तक अन्ना से क्यों नहीं मिलाया? अरे भाई आप तो अन्ना को जानते ही हो, वो हर चीज को 3-3, 4-4 बार चेक करते हैं। मिस्टर बॉन्ड को शांत करने का प्रयास करते हुए ब्लैक आगे कहता है अन्ना ने दूर से ही आपके आदमी पर नजर बनाई हुई थी और अब है उस पर विश्वास करने लगे हैं। और अगर आपके बेकार के सवाल खत्म हो गए हो तो अब काम की बात करें। अत्यंत सावधान मिस्टर ब्लैक अपने दाएं बाएं देखते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्ना 18 तारीख को बाहर आएंगे और तुम्हारा वो आदमी पपरपट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर वेट करेगा। अन्ना को गाड़ी में जंगल से बाहर निकलने का जुम्मा उसी को सौंपा गया है और गाड़ी का इंतजाम तुम्हें करना है। यह कहते हुए मिस्टर ब्लैक अपनी जेब से लॉटरी का एक टिकट निकालता है जिसका नंबर था 007710। अपने चारों ओर नजरें घुमाने के बाद मिस्टर ब्लैक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उस टिकट के 2 टुकड़े करता है और एक टुकड़ा मिस्टर बॉन्ड को थमा देता है। यह अन्ना का ट्रैवल टिकट है। जब हमारा आदमी तुम्हारे आदमी से मिलेगा तो इन दोनों टुकड़े के नंबर्स को मैच किया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा आदमी गाड़ी में अन्ना को जंगल से बाहर निकालेगा। अपनी आवाज को थोड़ा और नीचे करते हुए ब्लैक कहते हैं बस ध्यान रखना कि अन्ना के साथ 5 या 6 आदमी और होंगे, इसलिए थोड़ी बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना। यह सुनकर मिस्टर बॉन्ड उत्तर देता है ख्याल से एम्बुलेंस ठीक रहेगी, एम्बुलेंस में जगह भी काफी होती है और उसको बिना पुलिस के नजर में आए तेज स्पीड पर दौड़ाया भी जा सकता है। हाँ ठीक है अपना सर हाँ में हिलाते हुए मिस्टर ब्लैक कहता है अपने आदमी से कहना कि बिल्कुल टाइम से लोकेशन पर पहुंच जाए, अन्ना टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद हैं। उसके बाद यह दोनों आदमी अलग अलग कागज पर इस लॉटरी टिकट का नंबर लिखते हैं। ब्लैक अपनी चाय खत्म करता है और यहाँ से बिल्कुल ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो आया था। ब्लैक के जाने के बाद मिस्टर बॉन्ड एक और चाय ऑर्डर करता है, आराम से अपनी चाय पीता है और जैसे ही खड़ा होकर अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू करता है तो आसपास के पेड़ों और झाड़ियों के बीच से एक एक करके कई लोग बाहर निकलने लगते हैं और एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन में बैठकर मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद वो सफेद ओमनी वैन मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी को ओवरटेक करती है। उसमें सामने बैठा एक आदमी मिस्टर बॉन्ड को गाड़ी साइड लगाने का इशारा करता है। उसके बाद ये दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। ओमनी वैन से सादे कपड़े पहने एक आदमी बाहर निकलता है और मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी के पास जाकर कहता है तो मिस्टर बॉन्ड कैसी रही मीटिंग? असल में ये सफेद ओमनी वैन एसटीएफ की अंडरकवर गाड़ी है और जो इंसान सफेद ओमनी वैन से उतरकर मिस्टर बॉन्ड से मिलने गया था वो और कोई नहीं बल्कि एसटीएफ के सेकंड इन कमांड एसपी कनन है। वीरप्पन की गैंग में काम कर रहा मिस्टर ब्लैक असल में एसपी कनन का खबरी था जो पिछले कुछ समय से एसपी कनन के लिए खबरी का काम कर रहा था। मिस्टर ब्लैक मिस्टर बॉन्ड से हुई अपनी मीटिंग की सारी डिटेल एसपी कनन को बता देते हैं। एसटीएफ के चीफ कमिश्नर विजय कुमार ने एक दिन पहले इस लोकेशन की रेकी की थी और अपने हैंडी कैम से स्कूल के बाहर से गुजर रही सभी गाड़ियों का वीडियो भी बनाया था।
वीरप्पन की एम्बुलेंस इसी सड़क से पास होने वाली थी। उनको पता था कि यदि मिस्टर बॉन्ड की इंफॉर्मेशन सटीक है तो वीरप्पन की एम्बुलेंस 18 अक्टूबर की रात को इस स्कूल के बाहर से निकलेगी ही निकलेगी। और वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ककून। ककून वीरप्पन को ले जाने वाली एम्बुलेंस का कोड नेम था। 18 अक्टूबर की रात एसटीएफ के 6 कमांडो स्कूल की छत पर रेडी टू फायर मोड में अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके थे। स्कूल के बाहर खड़े गन्ने के ट्रक का नाम स्वीट बॉक्स था। इसका काम वीरप्पन की एम्बुलेंस को ब्लॉक करना था। और इसी ट्रक के सामने खड़ी मोबाइल बंकर लॉरी में एसटीएफ के कमांडोज इंस्पेक्टर चार्ल्स के साथ छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर चार्ल्स को ऑपरेशन ककून की लॉजिस्टिक का जिम्मा सौंपा गया था। डीएसपी तिरु के नेतृत्व में ओमनी वैन के अंदर बैठी एक एसटीएफ टीम को स्कूल से 3 किलोमीटर दूर तैनात किया गया था। इस टीम का काम एम्बुलेंस को स्पॉट करते ही उसके पीछे लगना था, जिससे कि दूसरी गाड़ियों को एम्बुलेंस से दूर रखा जा सके। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो ठीक स्कूल के सामने एसटीएफ एम्बुलेंस को चारों तरफ से ट्रैप करने वाली थी। विजय कुमार के इस प्लान के अनुसार लगभग 1 घंटे बाद स्वीट बॉक्स मोबाइल बंकर डीएसपी तिरु और स्कूल की बिल्डिंग के बीच वीरप्पन की एम्बुलेंस को ट्रैप किया जाना था। एसटीएफ के एक और डीएसपी को अपनी टीम के साथ इस स्कूल के पूर्व में धर्मापुरी के पास तैनात किया गया था। इस डीएसपी का काम सारी इनकमिंग ट्रैफिक को पूरी तरह रोकना था। कमिश्नर विजय कुमार नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन में किसी मासूम सिविलियन की जान जाए। उधर पपरपट्टी पुलिस स्टेशन के पास बने एक छोटे से ढाबे पर रोज की तरह आज की रात भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। एसटीएफ के ऑफिसर कुमारेसन ढाबे पर आते हैं और अपने लिए एक मसाला डोसा ऑर्डर कर देते हैं। सड़क पर नजरें गड़ाए कुमारेसन अपना डोसा खाना शुरू करते हैं कि तभी वो एम्बुलेंस वहां से गुजरती है। कुमारेसन नोटिस करते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर लगी नीली लाइट्स घूम रही है और इसकी फॉग लाइट्स भी ऑन है। यह दोनों ही कोई रैंडम चीज नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एम्बुलेंस का ड्राइवर कुमारेसन को दे रहा था। ये ड्राइवर, जिसका नाम था सर्वानंद, मिस्टर बॉन्ड का आदमी था और एसटीएफ का अंडरकवर एजेंट भी। नीली लाइट जलने का मतलब था कि वीरप्पन अपने पूरे गैंग के साथ एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है और फॉग लाइट ऑन होने का मतलब था कि अंदर बैठे सभी लोग हथियारों से लैस हैं। स्कूल के बाहर खड़े खड़े अपने नाखून चबा रहे एसपी कनन का सेल फोन बजने लगता है। वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, कपाल अपनी अच्छू। इस छोटे से मैसेज में कुमारेसन कनन से कह रहे थे कि चिट्ठी निकल चुकी है। यह सुनते ही विजय कुमार की तरफ थम्सअप का इशारा करते हुए कनन कहते हैं, ककून को पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। ककून का इंतजार करते करते विजय कुमार और कनन के साथ वही होने लगता है जैसा कि इस प्रकार की हाईली टेंस ऑपरेशन सिचुएशंस में अक्सर हुआ करता है। इन दोनों आईपीएस ऑफिसर्स के लिए समय मानो रुक सा गया था। उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं उसने बीच में ही एम्बुलेंस को कहीं दूसरी तरफ तो नहीं मोड़ दिया? कहीं उसने एंड टाइम पर अपना प्लान तो चेंज नहीं कर दिया? कमिश्नर विजय कुमार के दिमाग में ऐसे कई सवाल एक साथ उमड़ने लगते हैं कि तभी दूर से एक आवाज आने लगती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। विजय कुमार और कनन समेत एसटीएफ के सभी ऑफिसर्स कवर ले लेते हैं और स्कूल की छत पर तैनात कमांडो अपनी AK-47 राइफल को कोक करना शुरू कर देते हैं। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल सड़क पर प्रकट होती है। इस मोटरसाइकिल पर एक आदमी और एक औरत सवार थे जो जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। धीमी गति पर चल रही ये मोटरसाइकिल देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती है और विजय कुमार की सांस में सांस आने लगती है। कुछ मिनट बाद एसपी कनन मोबाइल बंकर के पास जाते हैं जिसके अंदर बैठे इंस्पेक्टर चार्ल्स आधुनिक गैजेट की सहायता से एम्बुलेंस को मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लॉरी के पास पहुंचने से पहले ही कनन वापस विजय कुमार की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा भागते देख विजय कुमार समझ जाते हैं कि कनन ने एम्बुलेंस स्पॉट कर लिया है।
इस क्षण में विजय कुमार देखते हैं कि अंधेरे को चीरती हुई नीली लाइट उनकी तरफ आ रही है और इसके अगले क्षण उनके आसपास की दुनिया स्लो मोशन में बदल जाती है। वो कनन की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलाते हैं। कनन अपनी टीम को इशारा करने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाने लगते हैं। कुछ सेकंड पहले तक चल रही ठंडी हवा पूरी तरह गायब हो जाती है और झिंगुरों के अलावा दूसरी भी। जैसे ही एम्बुलेंस को चला रहे सर्वानंद की नजर लोरी के पास लगाई गई ट्रैफिक कोन्स पर पड़ती है तो वो अपनी पूरी ताकत से ब्रेक दबा देता है। सड़क पर घिसट रहे एम्बुलेंस के टायर से निकलती आवाज सन्नाटे को चीर डालती है। पीछे बैठे वीरप्पन और उसके साथी झटका खा आगे की तरफ एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और ये एम्बुलेंस स्कूल के बाहर आकर ठीक उसी स्पॉट पर रुक जाती है जहां एसटीएफ चाहती थी। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच सर्वानंद एम्बुलेंस की लाइट बंद करना भूल जाता है। एसटीएफ अभी भी सर्वानंद के इशारे का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक सर्वानंद अपने एक साथी के साथ एम्बुलेंस से नीचे कूद गैंग अंदर है चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देता है। सर्वानंद सीधा एसपी विजय कुमार के पास जाकर रुकता है। विजय कुमार फटाफट उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी देते हैं। फिर एक ऑफिसर उसे एक पेड़ के पीछे छुपा देता है। फिर विजय कुमार एसपी कनन की तरफ कुछ इशारा करते हैं। एसपी कनन लाउड स्पीकर उठाकर वीरप्पन को चेतावनी देना शुरू कर देते हैं कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और सरेंडर के अलावा तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अभी एसटीएफ एम्बुलेंस से किसी का नीचे उतरने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी अचानक एम्बुलेंस के पिछले शीशे को चीरती हुई AK-47 की कई गोलियां बाहर निकलना शुरू कर देती है। वीरप्पन और उसके गैंग ने अपना निर्णय सुना दिया था, जो था नो सरेंडर। एम्बुलेंस से गोलियां चलते ही विजय कुमार अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं, का हर एक ऑफिसर और कमांडो 5 दिशाओं से इस एम्बुलेंस पर लोहा बरसाना शुरू कर देते हैं। 2-3 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलने के बाद एम्बुलेंस के नीचे एक और स्टन ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड का धुआं छटते ही एसटीएफ के 2 ऑफिसर्स राजा रमन और हुसैन बहुत ही सावधानी से एम्बुलेंस के पीछे जाते हैं। ऑफिसर हुसैन अपनी राइफल को रेडी टू फायर मोड पर एम्बुलेंस के दरवाजे की तरफ तान देते हैं और उनका इशारा मिलते ही राजा रमन एक झटके में दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही हवा पास होने की आवाज आती है और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। एसटीएफ के सभी ऑफिसर अपनी सांस रोके हुए यह दृश्य देख रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में वह आवाज पड़ती है जिसको सुनने के लिए वो तरस रहे थे। अपना हाथ हवा में लहराते हुए राजा रमन जोर से चिल्लाते हैं और कमिश्नर विजय कुमार तुरंत दौड़कर एम्बुलेंस के पास पहुंच जाते हैं। अपने जीवन में आज पहली बार विजय कुमार वीरप्पन को अपने सामने देख रहे थे। वो डकैत, वो तस्कर जो ना जाने उनके कितने साथियों को मार चुका था, जो पिछले 2 दशकों से तमिलनाडु पुलिस को अपने पीछे नचा रहा था, आज उस वीरप्पन का प्राणों से विहीन शरीर विजय कुमार के सामने पड़ा हुआ था। वीरप्पन और उसके साथियों को ओमनी वैन में तुरंत सबसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स वीरप्पन और उसके तीनों साथियों को मृत घोषित कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा होता है, एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ जिंदाबाद।